हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू आर्ट एकेडमी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो विजुअल आर्ट पर लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन था वह रद्द कर दिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि प्यारे मित्रों, आपकी तैयारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपको जीत दिला सकती है। विज्ञापन आज नहीं कल तो आनी है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। टीजीटी पीजीटी आर्ट से जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों से मेरी ये विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को देखना और इसे याद करने की भी कोशिश करना। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हितकर साबित होगी और सफलता के मार्गदर्शक बनेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बने। तो दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और अपने राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए हम लोग काफ़ी अथक प्रयास करते हैं। धन्यवाद। देखिए, पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है। यहाँ पे बात की जा रही है चित्रकला का ये ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रकला से संबंधित दोस्त है। उसके अंदर में चित्रकला के बारे में बताया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा यही होगा कि चित्रकला से संबंधित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है वो किससे संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है। और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा किसके द्वारा गया है जब बात आती है तो दोस्तों मार्कंडेय मुनि, एक मार्कंडेय ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ है वो लिखा गया है। उसमें 3 खंड है दोस्तों, और तीसरे खंड का जो 35वां अध्याय है उससे लेकर के उसमें चित्रकला के बारे में चर्चा की गई है। उसके अंदर एक चित्रसूत्र है, तीसरा अध्याय है जिसको चित्रसूत्र भी बोला जाता है। तो ये दोस्तों चित्रकला से संबंधित होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भित्ति चित्रण कहाँ मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भित्ति चित्रण है वो कहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों होशंगाबाद, जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो प्राचीन स्थल है होशंगाबाद, वहाँ से गुफाओं की दीवारों छतों पे हमें भित्ति चित्रण है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए आपके सामने, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पे बनाए गए। तो दोस्तों सबसे पहले जो ग्रंथों का जो पोथी चित्रण हुए थे सबसे पहले तो वो ताड़पत्र पर चित्रित किए जाते थे। उसके बाद कागज़ का आविष्कार हुआ, फिर कागज़ पर है वो होने लगे, फिर उसके बाद कपड़े पे आ गए, इस प्रकार। तो सबसे पहले है वो ताड़पत्र पर चित्रित हुए थे। प्राग ऐतिहासिक चित्र क्या है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। प्राग ऐतिहासिक जो चित्र है वो क्या है। तो ग्रंथ चित्र, गुहा चित्र, कागज पर बने चित्र या वस्त्र पर बने चित्र। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक जो चित्र है वो क्या है, गुहा चित्र। गुहा यानी गुफा पे जो चित्र बने हुए वो प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र है। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं। भीमबेटका जो गुफा है तो वो आपको पता है दोस्तों, भीमबेटका गुफा है जो प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल चित्र है। क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं में। और भीमबेटका है दोस्तों वो है कहाँ पे, एमपी में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं। दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रों में आप सभी को पता है पशु पक्षी जो मानव के द्वारा आखेट यानी शिकार करते हुए संबंधित चित्र ज़्यादा बने हैं। तो ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे शिकार लिखा हुआ मिलता है, और इसके अंदर शिकार का कहीं नाम नहीं दिया गया है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय शिकार। तो यहाँ पे शिकार नहीं है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे देखिए एक पशु है, भैंसे को वैसे दिखाया गया है, ऐसे भैंसा बना दिया गया है। और इस साइड में यहाँ पे मानवीय आकृति बनाई गई है खड़ी हुई, कोई भाला मार रहा है चारों तरफ से। तो यानी इसमें क्या बनाया गया, ये एक पशु हो गया और यहाँ पे चारों तरफ मानव की आकृतियाँ बनाई और कहीं पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए हैं। तो यानी पशु, मानव और पक्षी तीनों का यहाँ पे मिलन होगा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय है वो सभी आ जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट आ जाएगा। अगर यहाँ पे शिकार होता तो शिकार दृश्य से संबंधित हमें टिक लगा देते। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक चित्र है इसमें गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। गेरू रंग का प्रयोग है दोस्तों, जो लाल का लाल की तरह होता है गेरू रंग, तो लाल रंग में सर्वाधिक यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे गेरू रंग आ जाएगा, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके सामने है,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पंचमंडी किस प्रदेश में है? तो दोस्तों पंचमंडी की गुफाएं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। जो पंचमंडी की गुफाएं हैं वो किस प्रदेश में पूछा गया है? तो दोस्तों पंचमंडी की गुफाएं एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? पंचमंडी की जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है और वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने निकल के आता है कि मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो दोस्तों मिर्जापुर जो प्रागैतिहासिक कालीन जो है स्थल है तो उसके बारे में पूछा, तो यानी तो ये क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन ही स्थल है, जो मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंचमंडी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, लिखनिया, चक्रधरपुर, ये जो सारे हैं भीमबेटका, ये सभी क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है दोस्तों, आदिकालीन जो स्थल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो आप सभी को पता है, यहाँ पे पहले भी क्वेश्चन आ गया है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र है दोस्तों, वो जो पहले मानव आदिकालीन जो मानव है वो गुफाओं में, कंदरों में रहता था, तो पेड़ों की छाल पे और उनसे चित्र बनाता था। आज जो गुफाओं में लेटे लेटे छत पे बना दिया, दीवार पे बना दिया, यानी गुफाओं के अंदर ज़्यादातर वो चित्र बनाता था। पहाड़ों में, चट्टानों में गुफाएं खोद करके उसमें रहा करता था। तो यहाँ पे गुफाएं हैं वो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पे कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो दोस्तों प्रागैतिहासिक जो चित्र है इनमें सर्वाधिक महत्व किसका है? तो हम बात करते हैं तो रेखा का सर्वाधिक महत्व है। रंगों का बहुत कम महत्व, रंगों का भी महत्व दिया गया है लेकिन रंगों का महत्व हमें बहुत कम दिखाई देखने को मिलता है। यानी प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे करके कोई स्टार का चिन्ह बना दिया, यानी ओनली लाइन लाइन से बनाए गए हैं। ओनली क्या है? ओनली लाइन आकृतियाँ करके बनाई गई ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादातर लाइनों का प्रयोग यानी रेखाओं का है वो प्रयोग किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे पहली जो नृत्यांगना नर्तकी की जो मूर्ति जो बोलते हैं हम कांसे से, तो ताम्र की मूर्ति जो बोली जाती है वो हमें दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता। यही जो नृत्यांगना की मूर्ति मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है उसी को प्रथम धातु की मूर्ति माना जाता है, जो सिंधु सभ्यता के जो स्थल है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो, वहाँ से हमें प्राप्त हुई है। और दोस्तों जो नर्तकी की जो मूर्ति है ना, उसकी ऊंचाई की जब बात करते हैं तो 4.5 इंच यानी 4.5 इंच की जब बात की जाती है, और जब सेमी की बात आती है दोस्तों वो 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मैं ला देता हूँ। ये देखिए कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को या सिंधु सभ्यता को? आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी क्या है? सिंधु घाटीकालीन स्थल है, और हड़प्पन सभ्यता भी बोला जाता है सिंधु सभ्यता को। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? दोस्तों नगरीय सभ्यता का जो सबसे पहले में उदाहरण है वो सिंधु घाटी जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता से देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो प्रमुख बड़े नगर हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए स्थल है, सबसे प्राचीन स्थल माने जाते हैं। तो वो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, वहाँ से नगरीय सभ्यता मिलती है। यानी एक नगर, महानगर के रूप में नगरीय सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो वहाँ पर जो बस्ती है दोस्तों, उनके बसने का जो तरीका है, जो वहाँ पे जो मकान बनाए गए, यानी वो ऐसे समकोण पर बनाए गए हैं। यानी बीच में एक सड़क आती है और यहाँ पे जैसे मकान बन गए और बीच में एक सड़क रहेगी, यहाँ पे एक सड़क रहेगी, ऐसे इस प्रकार से लाइन में बनाई गई। यहाँ पे ऐसे सड़क निकलने के लिए ऐसे, है ना, इस प्रकार से समकोण पे है, वहाँ पे सड़कें काटती हैं, अच्छी नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था मिलती है। और यहाँ पे व्यापार के माध्यम के लिए यहाँ पे उद्योग फैक्ट्री, जो मन के बनाने की फैक्ट्री है, इस प्रकार के यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो इनके नगरीय सभ्यता के हमें उदाहरण मिलते हैं। नगरीय यानी शहरी सभ्यता के बारे में जाना जाता है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है ये सिंधु घाटी सभ्यता जो खोजे गए स्थल है वो पाकिस्तान में है ये। और इसकी जब खोज की जो बात करें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। चलिए 16 क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारे स्क्रीन पे है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चिपके क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखिए सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो आपको सब पता है सबसे बड़ी जो है इमारत के रूप में स्नानागार माना जाता है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा। तो वो दोस्तों कहाँ से मिला है? तो वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, स्नानागार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो अभी मैंने आपको बताया था नृत्यांगना की मूर्ति है जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। 19 क्वेश्चन देखिए, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का दोस्तों जो प्रथम अंकन है वो हमें कहाँ
मिलता है। अंकन यानी कहाँ मिलता है, यानी यहाँ पे कहाँ मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो सही नहीं लगा, यूपी टीजीटी में आया हुआ है। यानी मतलब किस माध्यम का जब बात की जाती है तो यहाँ पे भित्ति चित्रण आएगा। यानी पद्मपाणि अवलोकितेश्वर अजंता की गुफाओं के जो दीवारें हैं, उन पत्थरों की दीवारें उनको उकेर करके बनाया गया, यानी भित्ति चित्रण किया गया है। तो जो पद्मपाणि अवलोकितेश्वर है दोस्तों, अजंता की गुफाओं में सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है, जो अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे भित्ति चित्र है वो राइट आंसर हो जाएगा 19 क्वेश्चन का। अब चलिए 20 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन फिर छुप गया है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए, तो सबसे पहले लघु चित्रों की जब बात आती है दोस्तों, सबसे पहले जो चित्र है वो हमें पता है ताड़पत्र पर है वो चित्रित की, उसके बाद कागज पे, फिर वस्त्र पे, फिर उसके बाद नई टेक्निक कांच में और लोहे पे, धातुओं में सभी है इस प्रकार आते गए। तो सबसे पहले है ताड़पत्र पर लघु चित्र वो बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है, तो यहाँ पे दोस्तों काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे म्यूरल और फ्रेस्को एक साथ दे सकते हैं। म्यूरल पेंटिंग है वो भी दोस्तों क्या होती है, भित्ति चित्रण कहलाती है। पुरानी टेक्निक है दोस्तों म्यूरल, यानी कि दोस्तों एक मिट्टी को तैयार किया जाता है गारे के रूप में, फिर उसको मिट्टी को लेकर दीवार पे कुछ कलाकारी की जाती है, उसे म्यूरल कह जाते हैं। तो वो भी दोस्तों अजंता में देखने को मिलती है। फ्रेस्को भी मिलता है। टेम्परा में फ्रेस्को की 2 पद्धतियां बनाई गई, फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सिको, उन दोनों के माध्यम से अजंता में चित्र मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ऑप्शन साथ में, तो हमें म्यूरल है वो सबसे पहले जो प्राचीन टेक्निक है वो म्यूरल टेक्निक थी, इसलिए हमें पहला ऑप्शन यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे म्यूरल नहीं होता ऑप्शन में तो हमें फ्रेस्को है वो सही माना जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल। दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित जो अजंता की प्रमुख गुफाएं वो सभी को पता है महाराष्ट्र में बनी हुई है। कहाँ पे बनी है, महाराष्ट्र में सतपुड़ा की पहाड़ियों में बनी हुई है। इस प्रकार अर्धचंद्राकार में फैली हुई गुफाएं हैं। 23 क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ बच्चे एलोरा बता रहे हैं, कुछ बच्चे बाघ बता रहे हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बाघ हो जाएगा। अजंता के समकालीन का मतलब है दोस्तों, अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का जो निर्माण है गुप्त काल में हुआ है, 626 ईस्वी से लेके 628 ईस्वी तक, यानी 626 से 628 ईस्वी के बीच में गुफा संख्या 1 और 2 के अंदर चित्रों का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। तो बाघ गुफाओं का जो निर्माण काल है दोस्तों वही है 626 से 628, यानी कि अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन गुफाएं जब बात करते हैं तो बाघ गुफाएं, इसलिए बोला जाता है अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं, तो बाघ गुफा में मिलते हैं। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। विषय प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा, देखिए अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आया गया था कि प्रसिद्ध अवलोकितेश्वर वो उसको माध्यम पूछा था तो भित्ति चित्रण था, मैंने आपको बताया भी था कि ये गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है, यानी जो सेम टू सेम क्वेश्चन है उन्हीं को रिपीटेशन के रूप में पूछा जाता है दोस्तों। बार बार वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ वाले क्वेश्चन नहीं है। यूपीटीजीटी में बहुत इजी क्वेश्चन है वो आते हैं, अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो तो बिल्कुल है वो आपका फाइट हो जाएगा एग्जाम। अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र है, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी की जब बात करते हैं दोस्तों, अजंता की गुफा संख्या 16 में, किसमें है, अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन का मतलब दोस्तों मृत्युशैया में, यानी लेटे हुए जो नारी का है, ऐसे लेटी हुई है दोस्तों नारी, तो उसको मरणासन अवस्था बोला जाता है, जो लेटा होता है इंसान। तो ये मरणासन राजकुमारी का चित्र बोला जाता है अजंता की गुफा संख्या 16 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो दोस्तों भिक्षुक बुद्ध नाम से यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता, भिक्षुक बुद्ध की जगह यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, राहुल समर्पण भी चित्र बोल सकते हैं, राहुल समर्पण, यानी अजंता की गुफा संख्या जो 17 है उसके अंदर बना हुआ है राहुल समर्पण, या उसे बोलते हैं भिक्षुक बुद्ध। बुद्ध को भिक्षा के रूप में राहुल को है वो समर्पण करे, अपने पुत्र को है वो समर्पण कर रही है, एक महिला छोटे बच्चे को, तो वो गुफा संख्या 1 के अंदर दिखाया गया है। तो गुफा संख्या 17 में दिखाया गया है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का है वो तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बादामी किस प्रदेश में है, दोस्तों बादामी की जो गुफाएं हैं वो किस प्रदेश में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बादामी कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो यहाँ पे दोस्तों चौथा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कर्नाटक में। और दोस्तों ये चोलकालीन संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, चोलकालीन संबंधित है। वंश की जब बात की जाती है चोल वंश यानी चालुक्य पल्लव द्वितीय के काल में वहाँ पे निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, परली आंख किस शैली के चित्रों को कहता है, तो परली आंख है दोस्तों वो अभ्रंश शैली की है। अभ्रंश किस शैली की है, अभ्रंश शैली की है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जैन शैली भी बोल सकते हैं। जैन शैली के अंदर परली आंख है, पिछले मैंने क्लास में बताया था कि जैन शैली है वो परली आंख, और अभ्रंश भी बोल सकते हैं। पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय दोस्तों, पाल शासक है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे पाल शासक। तो पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय की जब बात आ जाती है तो बौद्ध धर्म आएगा। अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है दोस्तों, अभ्रंश शैली है वो जैन धर्म से संबंधित है। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभ्रंश शैली है वो
परली आंख जैन शैली बोल सकते हैं, अपने शैली को जैन धर्म से संबंधित होगी। और जो पाल शासक वो दोस्तों बौद्ध धर्म के उपासक थे। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर। ये लीजिए आपके सामने है वो क्वेश्चन नंबर 32। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए तीर्थंकर, जैन धर्म के जो तीर्थंकर है, जो साधु महात्मा है, उनको तीर्थंकर कहा जाता है जैन में। तो उनकी जीवनियों के बारे में चित्रण किया गया है। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? तो पहाड़ी दोस्तों रंग है उनमें चटक यानी गहरे रंगों का है वो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो आप सभी को पता है बनी ठनी मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई है। राजा सावंत सिंह जिसका उपनाम नागरीदास है उनके काल में बनी थी। और ये दोस्तों राजस्थान की किशनगढ़ शैली में बनी हुई है। तो यहाँ पे राजस्थान दिया हुआ है, किशनगढ़ नहीं दिया, इसलिए हम राजस्थान कर देंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35। राग रागनियों का अंकन किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों राग रागनियों को जब अंकन की बात आती है तो किस में हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थानी शैली में। और दोस्तों जो पहाड़ी शैली है उसमें भी राग रागनियों का अंकन हुआ है, बल्कि यहाँ पे सर्वाधिक अंकन है वो राजस्थानी शैली में हुआ है। और पहाड़ी शैली में बांगड़ा शैली में भी राग रागनियों को थोड़ा अंकन हुआ है, बट ज़्यादा है वो दोस्तों राजस्थानी शैली में हुआ है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नारी अंकन का सुंदर चित्रण है वो किस शैली में हुआ है? तो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का दोस्तों अंकन है वो राजस्थान शैली में भी हुआ है। और पहाड़ी शैली उसमें सर्वाधिक सुंदर चित्रण है वो आकर्षक रूप में किया गया है, वो कहाँ किया गया है? पहाड़ी शैली में। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद का जो चित्र है वो दोस्तों बसोली शैली में बने हुए हैं। इसमें बसोली शैली, जो पहाड़ी शैली की उपशैली है बसोली, उसमें गीत गोविंद से संबंधित चित्र बने हुए। उनका विषय है वो गीत गोविंद था। अगला क्वेश्चन देखिए 38। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? प्रकृति जो चित्रण दोस्तों आप सभी को पता है, पहाड़ी जो चित्रण किया जाता है वो प्रकृति यानी लैंडस्केप जो पेंटिंग बोली जाती है, भूदृश्य से संबंधित है, पहाड़ पर्वत दिखाए गए हैं, तो वो दोस्तों प्रकृति चित्रण होता है। तो वो पहाड़ी से संबंधित बनाए गए। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी और भ्रंश। कृष्ण लीला की जब बात आती है दोस्तों वो सभी को पता है, आपको पहाड़ी और राजस्थानी दोनों शैलियों में कृष्ण लीला के चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जब बात आती है यानी इन दोनों को क्वेश्चन के अंदर ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें, तो उस पर ध्यान दिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ किस में बने हुए, ज़्यादातर किस में बने हुए, उस पर ध्यान दिया जाता है। वो ऑप्शन हमारा राइट माना जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहाड़ी शैली यानी कृष्ण लीला से संबंधित सर्वश्रेष्ठ चित्र वो पहाड़ी शैली में बात आता है। नारियों की भी पहाड़ी शैली में बात आती है। संसार चंद के चित्र किस शैली में? तो दोस्तों संसार चंद है वो आप सभी को पता है, संसार चंद है वो पहाड़ी शैली में। पहाड़ी की जो उपशैली है कांगड़ा, कांगड़ा के शासक है वो संसार चंद थे, उसके काल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी हुआ था। 41 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। वीडियो का नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए मेरी क्लास है वो कैसे लग रही है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो पुराने पेपर है वो आपकी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का? कुल्लू, मालवा, बूंदी, मंडी, है सभी को पता है। जो बूंदी शैली है वो क्या है? चित्रकला का राजस्थान स्कूल। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? दोस्तों भारतीय कला के अंदर जो पुनरुत्थान की जो बात आती है तो वो किससे होती है? बंगाल स्कूल से। तो 42 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? न्यू बंगाल आर्ट की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को नियो बंगाल स्कूल की स्थापना के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों नियो बंगाल स्कूल बोल सकते हैं उसे एक नई एक तकनीक के रूप में वास पद्धति को बनाई थी। टेम्परा जो पद्धति अपनाई थी उनमें नव बंगाल शैली के अंतर्गत रखा जाता है, उसकी शुरुआत है नंदलाल बोस ने की थी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 44 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है 44 वाला क्वेश्चन, ये भी पीछे एग्जाम में आया हुआ है टीजीटी में। यानी ये जो मैं क्रम से सीरीज करा रहा हूँ यहाँ पे कम से कम आपको 20-30 है वो टीजीटी के ओल्ड पेपर करवा दूंगा, तो उन्हीं में से सारा पेपर है वो आपका मिल जाएगा, क्योंकि उसी में है ना देखते जाना आगे से आगे सारे क्वेश्चन है वो मिलते आ रहे हैं। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए थे? तो ये दोस्तों नंदलाल बोस ने किए थे। और पीछे भी पूछा था हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर नंदलाल ने कब चित्रित किए थे? 1937 की बात है। यानी यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने, यानी भारतीय संविधान को सजाने के लिए जो चित्रित किया था वो भी नंदलाल बोस ने किया था। अमर्ता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये पेरिस में की थी। ये भी पीछे वाले वो क्लास में मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, भारत माता किसने चित्रित किया है, तो कुछ होते इसको गलत भी बता सकते हैं। तो देखिए भारत माता एक तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी चित्रित किया था। कब? अवनींद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने 1905 में भारत माता है वो पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद एम.एफ. हुसैन, इन्होंने भी भारत माता पेंटिंग बनाई थी, यानी एक भारत का नक्शा बनाया था, उस पर एक महिला को नग्न अवस्था में लेटे हुए दिखाया गया बिना वस्त्रों के। तो दोस्तों नग्नहीनता दिखाई गई थी, भारत माता के रूप में उसे शीर्षक दिया गया था। और वो पेंटिंग काफ़ी आलोचना रही थी, उसके विवादित हुए थे, उसके पर केस वगैरह भी हुए थे एम.एफ. हुसैन को। तो वो पेंटिंग विवादित पेंटिंग थी एम.एफ. हुसैन की भारत माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रजमनामा के चित्र किससे संबंधित दोस्तों? तो रजमनामा वो महाभारत का फारसी में अनुवाद है। क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद है। वो क्या है दोस्तों? रजमनामा जिसे बोला जाता है महाभारत का फारसी में अनुवाद। तो ये दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद है वो अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने करवाया था बदायूनी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके काल में थे? तो दोस्तों जो सभी चित्र है वो बननी है वो किसके काल में? अकबर के काल में शुरू हुए थे। और सर्वश्रेष्ठ की जब बात आती है तो वो जहांगीर के काल में बने थे। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन आपके सामने कि मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में हुए थे? तो पशु पक्षी यानी शिकार से संबंधित ज़्यादातर चित्र है वो किसके काल में हुए थे? जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पुस्तक कौन था? तो आपको सभी पता है, अकबर के काल में हिंदू ग्रंथ रामायण महाभारत इनका जो है चित्रांकन वो अकबर के काल में हुआ था, हिंदू ग्रंथों का सर्वाधिक है। और हिंदू जो चित्रकार है वो भी अकबर की चित्रशाला में ज़्यादा कार्य करते थे, 100 से ज़्यादा अधिक है वो हिंदू चित्रकार भी रहते थे अकबर के काल में, इसलिए हिंदू विषयों का पुस्तक है वो संरक्षक है वो अकबर के काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? दोस्तों 52 क्वेश्चन है कि मुगल सुंदरी के जो चित्र है वो किसके काल में बने थे? वो जहांगीर के काल में बने थे। किसके काल में? जहांगीर के काल में। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे शिकार के बारे में पूछा है कि शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हुए हैं? दोस्तों मुगल शैली में शिकार से संबंधित चित्र बने, क्योंकि मुगल शैली में जहांगीर के जो काल में है ना, शिकार से जहांगीर शिकार पे जाते थे तो साथ में चित्रकार को रखते थे, शिकार करने जाते थे तो उस समय चित्र बनाया करते थे, तो मुगल शैली आ जाएगी यहाँ पे। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? ऋतु। तो 12 मासा 12 महीनों में जो 12 मास बोला जाता है, 12 महीने होते हैं उनकी ऋतुओं से संबंधित है वो यहाँ पे चित्रांकन किया जाता है। हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? दोस्तों हमजानामा अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। किसके काल में? अकबर के काल में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। किसके काल में? अकबर के काल में। 55 क्वेश्चन है अकबर के काल में। हुमायूं के काल में हमजानामा की शुरुआत हुई थी, पूर्ण है वो अकबर के काल में होता है, यानी चित्रांकन है वो अकबर के काल में माना जाता है। 56 क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? यानी सभी चित्र है उनका महत्व किनके समय में मिला था? तो यहाँ पे राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था, वही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसके काल में मिला था? अकबर के काल में। महत्व यानी महत्व दिया गया सभी चित्रों, उससे पहले कोई सभी चित्रों को महत्व नहीं दिया जाता था। अकबर के काल में चित्र सभी चित्र उनको महत्व दिया जाने लगा, यानी अकबर के काल में बनाया जाने लगा। महत्व के मतलब महत्व देना, कोई चीज़ को मान लेना, महत्व देना होता है दोस्तों। तो वो अकबर ने माना था, सभी चित्रों को बनाना, महत्व दिया था। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अकबर के बाद में जहांगीर के काल में सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र बने थे। इस प्रकार ये है दोस्तों, इनको कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दोस्तों अकबरकालीन जो चित्र है वो दरबारी चित्र बने हुए, दरबार से संबंधित है, दरबारी दृश्य वो सर्वाधिक अकबर के काल में बनाए गए थे। मुगल चित्रकार का क्या नाम है? यहाँ पे देखिए, मौलाराम गढ़वाल शैली के, राजा राम कंपनी शैली के, अमृता शेरील आधुनिक महिला चित्रकार थी। तो बाकी जो 52 बचे वो क्या है? मुगल चित्रकार है अकबर के काल में कार्य करने वाले। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे? अबुल हसन दोस्तों किसके काल में थे? तो ये अबुल हसन है वो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये किसके काल में थे? जहांगीर के काल में थे। अबुल हसन किसके काल में थे? जहांगीर के काल के थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई किसके लिए चित्रित है? पिछवाई दोस्तों, पिछवाई जो पेंटिंग है वो मंदिरों के लिए बनाई जाती है, यानी पिछवाई है वो भगवान श्री राम की कृष्ण लीलाओं से संबंधित कपड़े पर पेंटिंग की जाती है, वो मंदिरों में लगाई जाती है, पूजा अर्चना के लिए बनाई जाती है। तो पिछवाई मंदिरों से संबंधित है। असंबंध क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, ये सारी शैलियाँ। देवगढ़ कोई शैली नहीं है दोस्तों, इसलिए देवगढ़ है इनसे क्या है? असंबंध है। ये भी क्वेश्चन मैंने बोला था, पीछे भी क्लासों में बताया था, 2-3 क्वेश्चन है वो असंबंध वाले जरूर आते हैं, इनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों गीत गोविंद, गीत जो गाए जाते हैं, गोविंद जो चित्र है दोस्तों प्रेम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेम से संबंधित है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? आप सभी को पता है, कला का महत्व है। साथ में क्या है? एक साहित्य भी होना, कला साहित्य दोनों का जो है साथ में ऑप्शन दिया गया, इसलिए कला साहित्य दोनों आएगा। इनका काफ़ी महत्व रहता है शिक्षा के अंदर। आप सोच सकते हैं कि सर शिक्षा के अंदर कला का क्या महत्व है? देखिए शिक्षा के अंदर कला का महत्व ये है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई
टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं, हाँ चलिए, अजंता गुफा के बारे में आप मैं टीचिंग कराने क्लास के अंदर अजंता गुफा पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एक साहित्य है, ग्रंथ है, बुक है, थ्योरी हमारे पास है। कला का कहाँ प्रयोग करेंगे, जो ब्लैक बोर्ड लगा होता है क्लास के अंदर, उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे अर्धचंद्राकार चित्र बनाएंगे, ऐसे पहाड़ बनाएंगे और यहाँ पे गुफाओं के द्वार बनाएंगे, और हम बोलेंगे इस प्रकार अर्धचंद्राकार में फैली हुई है, यहाँ पे गुफा है, यहाँ पे 16 नंबर गुफा है, और यहाँ से जल प्रपात एक झरना गिरता है, और यहाँ से है वो नदी होके निकली है, बागोरी नदी। यानी एक डायग्राम बनाकर जो समझ आएंगे, तो ये हमने क्या बना दी, बोर्ड पे पेंटिंग बना दी, यानी कला के माध्यम से बनी, ये हमारी ये कला है। तो इसलिए यहाँ पे जो सफल एक अच्छा शैक्षणिक अच्छी पढ़ाई कराने के लिए बच्चों के लिए कला का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कला और साहित्य है वो दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा कहाँ के थे। दोस्तों राजा रवि वर्मा का जन्म सन 1848 में केरल का एक किल्लुमनूर गांव में हुआ था। तो यहाँ पे केरल दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों ये चित्र कला है, उसके अंदर चटक रंगों यानी भड़कीले जो रंग है, तेज रंगों का प्रयोग है, वो किसने किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय, जो लोक कला से प्रभावित थे। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। दोस्तों नोबेल जो पुरस्कार है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। दोस्तों ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये कवि भी हैं, साहित्यकार भी है, कहानीकार भी है, चित्रकार भी है, मूर्तिकार को छोड़ के बाकी सभी रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर खूबियाँ हैं। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने गीतांजलि काव्य ग्रंथ लिखा था, तो 1910 में प्रकाशित हुआ था। 3 साल बाद सन 1913 में उन्हें गीतांजलि पर एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है। तो के हेबर है, आप सभी को पता है के हेबर है। मुर्गों की लड़ाई, ये जो कोको फाइट बनाया गया है, नगाड़ा यानी ढोल बजाते हुए एक आदमी ऐसे ढोल ले रखा है और खड़ा हुआ है, वो ढोल ऐसे बजा रहा है, तो वो भी रेखांकन के माध्यम से बनाया गया है। तो यानी यहाँ पे क्या है, ये सशक्त रेखाओं का जो प्रयोग है वो किसने किया था, के हेबर। 68 देखिए, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं है। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है, यहाँ पे पूछा है। 68 है, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आपको क्या होगा, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो शांति दवे एन.एस. बेंद्रे के शिष्य हैं, जी.आर. संतोष भी हैं, असित कुमार हल्दार है, के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा था। तो बंगाल शैली का जो प्रभाव है असित कुमार हल्दार इस पर सर्वाधिक पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर पहचान किस रूप में नहीं है। तो आपको अभी मैंने बताया था, कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, कहानीकार भी है, संगीतकार भी हैं, ये मूर्तिकार नहीं है, इन्होंने कोई मूर्ति नहीं बनाई रविंद्रनाथ टैगोर ने। 71 क्वेश्चन देख लिए, कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित है। अभी मैंने आपको बताया यामिनी राय लोक कला से प्रभावित है, भड़कीले और चटक रंगों का भी प्रयोग यामिनी राय ने किया है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तेल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है। दोस्तों तो भारत में सबसे पहले तेल चित्रों का जो प्रयोग है वो राजा रवि वर्मा ने किया था। किसने, राजा रवि वर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी जाती है। जितेंद्र नाथ मजूमदार है, इनके चित्रों है वो वास पद्धति में बने हुए, जल रंग में बने हुए, तो यहाँ पे 73 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक मैंने आप राजा रवि वर्मा ये बताया मैंने तेल चित्रण की शुरुआत के बारे में, सर्वप्रथम तेल चित्रण का श्रेय है वो किसको जाता है, राजा रवि वर्मा को। तो आधुनिक चित्रकला के तेल चित्रण के बारे में जो बात आती है तो राजा रवि वर्मा प्रथम के रूप में माने जाते हैं। 74 क्वेश्चन देख लेते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। दोस्तों राग माला, राग जो मल्हार है वो गाए जाते हैं, वो संगीत में ही राग होती है दोस्तों, सारे गामा पा ऐसे जो राग होती है तो वो क्या होता है संगीत के अंदर होती है, तो ये संगीत से संबंधित चित्रों को राग माला ही कहा जाएगा। चित्रकला में अधिक किसका महत्व है। दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर धरातल होता है आप पूछ लेते सर्वाधिक महत्व किसका है, तो धरातल का कई क्वेश्चन मिलते हैं जो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए प्रकृति, रेखा, रंग, परिप्रेक्ष्य यानी रंगों का महत्व चित्रकला के अंदर दिया जाता है, अधिक दिया जाता है, क्योंकि रंग जब होते हैं तो वो चित्र एक सजीव बन जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, तो रंग है वो चित्रों की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पे रंग है वो महत्व होगा तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, असंबंध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात ये सभी क्या हैं, तत्व हैं, और ये मूर्ति है दोस्तों ये एक अलग ही प्रकार की शैली है, तो इसलिए इसमें मूर्ति है वो अलग हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं। किसी संरचना के, कोई संरचना कोई बना रहे हैं उसके दो प्रमुख तत्व क्या होंगे, तो वो दोस्तों एक तो उसका कोई कार्य कर रहे हैं, कोई संरचना बना रहे हैं, तो एक उसका क्या होगा, रूप होगा, एक क्या होगा उसका रूप होगा, और दूसरा क्या होगा उसका स्थान होगा, है ना। दो चीज़ें वो प्रमुख तत्व के रूप में मानी जाती हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आता है? पारंपरिक यानी परंपरा से जो भारतीय चित्र बनाते आ रहे हैं, भित्ति चित्र, दीवारों पे जो चित्र बनाते हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं, जो शादी समारोह होता है हमारे तब बनाए जाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, कोई त्यौहार फेस्टिवल आता है, तो परंपरा से जो हमारे बनाते आ रहे हैं पूर्वज जो चित्र बना रहे हैं भित्ति चित्रों पर, तो उनमें किस प्रकार के रंग हम काम में लेते हैं? तो वो दोस्तों खनिज रंग है, उनको हम ज़्यादातर प्रयोग में लेते हैं। षडंग किससे संबंधित है? दोस्तों षडांग 6 अंग जो होते हैं वो चित्रकला से संबंधित है। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रस सिद्धांत अब दोस्तों अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो यहाँ पे देखते दोस्तों 2 ऑप्शन में दे रखी है। अगर कामसूत्र नहीं होता तो हम जयमंगला टिक कर देते जो यशोधर पंडित की है। तो षडंग सिद्धांत है वो किस ग्रंथ में है? कामसूत्र में। दोस्तों कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और कामसूत्र का टीकाकरण 11वीं शताब्दी में एक जयपुर के निवासी थे यशोधर पंडित, इन्होंने जयमंगला नाम से टीकाकरण किया था, और उसमें कामसूत्र के अंदर जो षडांग दिए गए थे उनका विस्तृत विवेचन किया था जयमंगला में। तो यहाँ पे कामसूत्र है वो राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो रूप, प्रमाण, भाव, स्वीकृत, लिपि है वो चित्रकला से संबंधित है। लिपि एक राइटिंग से, साहित्य से संबंधित है, लिखने का जो तरीका है वो एक लिपि है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो दोस्तों कुल रसों की संख्या 9 है, तो वो टोटल ही रस है वो हमें अच्छे से दिखाई देंगे चित्रकला के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रंग कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है लाल, पीला और नीला, ये 3 रंग मुख्य रंग है। जो ओस्टवाल्ड रंग चक्कर है दोस्तों उसके अंदर मुख्य रंग है वो 4 बताए गए हैं। चौथा कौन सा बताया गया है? हरा। पीला, लाल, नीला और एक प्लस में हरा जो है वो मुख्य रंग के रूप में माना जाता है ओस्टवाल्ड रंग चक्कर में। और यहाँ पे अगर चित्रकला में मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं तो पीला, लाल और नीला ये 3 है वो मुख्य रंग माने जाते हैं। इनको आपस में मिश्रण करके हम द्वितीय रंग, तृतीय रंग, चतुर्थ रंग, अनेक भांति भांति रंगते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि लाल रंग किसका प्रतीक है? दोस्तों तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जो बात नहीं है, घृणा नहीं है। अगर यहाँ पे क्रोध होता तो वो ये क्वेश्चन है वो डिलीट के लिए जाता। तो यहाँ पे प्रेम दिया गया है, तो लाल रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का प्रतीक है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर नहीं, लाल रंग है वो क्रोध का भी प्रतीक है, क्योंकि जहाँ पे डेंजर होता है, जैसे कोई ट्रेन आ रही है जो फाटक को जो क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे रेड बत्ती जल जाती है कि अभी ट्रेन आने वाली है, अभी यहाँ पे पटरी क्रॉस ना करें, यहाँ पे खतरा है। और जैसे कोई ट्रैफिक में चल रहे हैं तो वहाँ पे रेड बत्ती लगी, रेड बत्ती लग जाती है, तो इसका मतलब है अभी खतरा है, अभी चलना नहीं, यहाँ पे रुकना है हमें। तो यानी वहाँ जब देखें इस माध्यम से तो क्रोध का भी प्रतीक आएगा, है ना। और दूसरा तो प्रेम की जब बात करते हैं तो लाल रंग, जैसे महिलाएं हैं जो सिंदूर भरती है लाल रंग से भरती है, चूड़ियाँ जो लाल रंग की पहना शुभ मानी जाती है। तो ये जो है यहाँ पे जो बात आती है तो वो प्रतीक प्रेम से संबंधित आ जाएगा, यानी प्रेम भी है उसमें क्रोध भी है, लाल रंग दोनों का है। तो इसलिए यहाँ पे जो है प्रेम राइट आंसर हमारा माना जाएगा 85 क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये क्लास, आज मैंने यूपी टीजीटी कला का पेपर 2003 है वो ओल्ड पेपर मैंने सोल्व किया। इसी प्रकार ये सारे पेपर सोल्व कराऊंगा। उसके बाद है वो पीजीटी के भी साथ में अभी 1-2 दिन में पीजीटी के भी साथ में शुरू कर दूंगा, है ना। तो ये क्लासें हमारे दोस्तों दिन में हुआ करेगी। आशा करता हूँ सभी को ये मेरी क्लास बहुत ही पसंद आ रहेगी। प्लीज़ दोस्तों, जितने आप देख रहे हो वीडियो को उतने लाइक नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार तुरंत लाइक कर दीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तभी आगे हम क्लास ले रहे हैं दोस्तों, नहीं तो फिर मैं दोबारा से वो क्लास लेना बंद कर दूँगा। क्योंकि आप जितने देखते हो वो लाइक नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हो। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ खोने को नहीं मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, है ना। जहाँ भी कुछ पढ़ाई का नाम आता है तो वहाँ ज़रूर सीखने को मिलता है। अगर मैं किसी क्वेश्चन में कुछ गलती कर रहा हूँ ना, आपको पता है, तो उसका आप किताब में देख के मिलान करोगे ना, तो वो क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, मैंने गलत बता दिया, तो वो क्वेश्चन आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मैं सच है। आप देख लेना एक बार ऐसे कंपैरिजन करके, बुक के साथ कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तुरंत आप बुक उठाओ, मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर उसे कमेंट करो कि सर आपने ये गलत बताया, वो आप बुक में देखो। और वो जो क्वेश्चन एक बार सही देख लोगे ना आप, तो वो क्वेश्चन आपके लिए ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे, तो वो एग्ज़ाम में आपका सही होगा। इस प्रकार पढ़े, अच्छे से मन लगा के पढ़ें, और एग्ज़ाम में अभी टाइम पड़ा है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जितने भी सारे ओल्ड पेपर एक बार समझ लोगे ना, अच्छे से याद आ जाएगा, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ लेना और आपका काम है वो हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए फिर हम नई क्लास में मिलेंगे।